हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग सामयिकी को कवर कर रहे हैं, यानी कि हम लोग करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे 13 दिसंबर 2024 को हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे कई सारे अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को, राष्ट्रीय समाचार के बारे में, राज्य समाचार के बारे में, बैंकिंग और वित्तीय समाचार के बारे में, रक्षा समाचार के बारे में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार के बारे में, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, पुस्तकें और लेखक समाचार, सम्मेलन और शिखर सम्मेलन समाचार, पुरस्कार और मान्यताएं समाचार, नियुक्तियां और इस्तीफे की खबरें। तो ये कुछ चीजें हैं जो आज हम देखने वाले हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इन्हें। अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय समाचार, राज्य समाचार, बैंकिंग और वित्तीय समाचार, रक्षा समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, पुस्तकें और लेखक समाचार, सम्मेलन और शिखर सम्मेलन समाचार, पुरस्कार और मान्यताएं समाचार, नियुक्तियां और इस्तीफे की खबरें। ठीक है, लेकिन शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, एक छोटा सा असवीकरण है, जो कि हमें यहाँ पे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इससे पहले कि हम आगे बढ़े। तो असवीकरण कुछ इस प्रकार है। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा देंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहली इंटरनेशनल न्यूज अंतरराष्ट्रीय समाचार है, एलन मस्क ने 400 बिलियन का मील का पत्थर छूकर इतिहास रचा। एलन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं, उन्होंने 400 बिलियन की शुद्ध संपत्ति को पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। यह उपलब्धि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा दर्ज की गई है। मस्क की संपत्ति का स्रोत उनके स्पेसएक्स, टेस्ला और उनके एआई प्रोजेक्ट XAI में उपयोग की गए उपक्रम है। उनके राजनीतिक संबंधों और शेयर बाजार के प्रदर्शन ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया है। तो आइए बात करें इस बारे में। तो देखिए, इलॉन मस्क का नाम आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। ठीक है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हैं ये। तो असल में ये टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं, जो कि दोनों ही अमेरिकी कंपनी है। टेस्ला जो है वो मुख्य तौर पे इलेक्ट्रिक वाहनों में डील करती है, वहीं स्पेस एक्स जो है वो ब्रह्मांड को छानने वाले उपकरणों में, जैसे कि सैटेलाइट, स्पेस लॉन्च व्हीकल, इन सब में डील करती है। तो इस दोनों के सीईओ होने के नाते इन्होंने अभी हाल ही में 400 बिलियन की शुद्ध संपत्ति को पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। अब शुद्ध संपत्ति क्या होती है? तो देखिए, शुद्ध संपत्ति में जो आपकी देनदारियां हैं और जो आपका अपना खुद का कह सकते हैं एसेट है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो आपकी शुद्ध संपत्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए, सिर्फ उदाहरण के लिए अगर हम समझे कि मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए की जमीन है, जो कि आपकी खुद की जमीन है। उस जमीन पे आपने 40 लाख का ऋण ले लिया। ठीक है, तो अगर हम 50 और 40 को जोड़े तो 90 लाख के आसपास कुछ आपका अमाउंट बैठेगा। ठीक है, अब ये जो 90 लाख है, क्या ये आपकी शुद्ध संपत्ति है? नहीं, क्योंकि इसमें से 40 लाख रुपए तो आपकी देनदारी का हिसाब है, वो आपने ऋण लिया है, आपको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में आपकी देनदारी को अगर हम हटा दें तो आपकी जो शुद्ध संपत्ति है वो सिर्फ 10 लाख रुपए ही बैठेगी। 50 लाख इसलिए नहीं क्योंकि 50 लाख की जमीन पे आपने 40 लाख का ऋण लिया था। ठीक है, तो इनकी देनदारियों और इनकी समुच्चय को, यानी असेट को अगर हम देखें तो 400 बिलियन की इनके पास शुद्ध संपत्ति है। और ये घोषणा किसने करी? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने। ठीक है, मस्क की जो संपत्ति है उसका जो मुख्य स्रोत है वो स्पेसएक्स है, टेस्ला है, और साथ ही साथ उनके कई सारे एआई प्रोजेक्ट यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट भी हैं, जिसमें XAI सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है।
इसी के साथ साथ वक्त के साथ साथ जैसे वो आगे बढ़ते गए तो उनके रणनीतिक और राजनीतिक संबंध भी बनते गए हैं। वहीं पे शेयर बाजार में भी उनकी कंपनियों का अच्छा खासा पैसा लगाया गया और कमाया गया वहां से, जिसकी बदौलत वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। आइए अब दूसरी न्यूज देखते हैं, दूसरी खबर पढ़ते हैं। बांग्लादेश कोर्ट ने जय बांग्ला नारे के फैसले पर रोक लगाई। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें जय बांग्ला को राष्ट्रीय नारा घोषित किया गया था। नारा बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शेख मुजीबुर रहमान द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। इसे शेख हसीना के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के तहत आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय नारा के रूप में भी मान्यता दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बांग्लादेश में राष्ट्रीय पहचान और शासन से जुड़ी जटिलताओं को उजागर करता है। तो देखिए, अगर हम इस खबर को विस्तार से समझना चाहते हैं तो पहले एक बार एक झलक बांग्लादेश और उसके रह चुके इतिहास पर डाल लेते हैं। तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश मुख्य तौर पे भारत का ही एक हिस्सा था। आज का बांग्लादेश और आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश एक देश है और पश्चिम बंगाल भारत का एक राज्य है। ये दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे ब्रिटिश भारत के दौरान। 1905 का वो दौर था जब ब्रिटिश भारत में इन दोनों राज्य को अलग कर दिया गया। ठीक है, बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा जो था वो पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता था, एक हिस्सा जो था वो पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था। हालांकि ये जो बंटवारा था इसको 1911 में हटा दिया गया था, दोनों को एक कर दिया गया था। लेकिन आजादी के वक्त क्योंकि पूर्वी बांग्लादेश जो था उसमें मुस्लिम जो थे वो बहुसंख्या में थे और पश्चिम बंगाल जो था उसमें जो मुस्लिम थे वो अल्पसंख्या में थे और हिंदू बहुसंख्या में थे। हम जानते हैं कि आजादी में जो भारत का बंटवारा हुआ वो इसी आधार पे हुआ था कि जो इलाके मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और जो इलाके हिंदू बहुसंख्यक हैं उन्हें अलग अलग कर दिया जाए। इसी आधार पे जो आपका पश्चिम बंगाल था वो भारत में मिला दिया गया और जो पूर्वी बंगाल था वो पूर्वी पाकिस्तान के तौर पे स्थापित हुआ था। याद रखिएगा, उस समय बांग्लादेश नाम का कोई देश अस्तित्व में नहीं था। ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये माना जाता है कि जो पश्चिम पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तानियों को कबूल नहीं करते थे, उन्हें समाहित नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जो पश्चिम पाकिस्तान है उसमें मुख्यतः जो भाषा बोली जाती है वो पंजाबी और सिंधी भाषा है। वहीं पे जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें बांग्ला बोली जाती थी। इसी के साथ 1971 का साल आता है जब भारत और पाकिस्तान में एक युद्ध छिड़ जाता है और पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिम पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश स्थापित कर दिया जाता है जिसे हम जानते हैं आज बांग्लादेश के नाम से। तो ये जो क्रांति की लहर चली थी, इस लहर का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इन्होंने इस आंदोलन के दौरान पाकिस्तान से अलग होने का जो आंदोलन था उसके दौरान जय बांग्ला का एक नारा दिया था। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान की मृत्यु के पश्चात जो उनकी पुत्री हैं शेख हसीना, वो प्रधानमंत्री बनती है बांग्लादेश की। लेकिन हम जानते हैं कि हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। ठीक है, जो बांग्लादेश की सेना थी उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को हटा के सारा जो नियंत्रण था वो अपने हाथ में ले लिया है। तो अभी इस सब के बाद जो बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट है उसने अब जय बांग्ला का नारा, जो कि शेख मुजीबुर रहमान द्वारा प्रसिद्ध किया गया था आंदोलन के दौरान, उसको राष्ट्रीय नारा मारने पे रोक लगा दी है। ठीक है, और जो शेख हसीना के नेतृत्व वाली पिछली सरकार थी उसके दौरान भी इस नारे को राष्ट्रीय नारा के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन अब इसे भी रद्द कर दिया गया है। तो ये जो फैसले आए हैं ये असल में बांग्लादेश में हाल ही में हुए तख्ता पलट के पश्चात हुए कुछ मुख्य घटनाओं पर आधारित है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं राष्ट्रीय समाचारों के बारे में, नेशनल न्यूज के बारे में। तो 22वां दिव्य कला मेला, इसके बारे में देखते हैं। दिव्य कला मेला के 22वें संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा इंडिया गेट नई दिल्ली में किया गया। यह कार्यक्रम 12 से 22 दिसंबर 2024 तक चलेगा।
जो कि दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों की प्रतिभा और उद्यमशीलता की भावना का उत्सव मनाएगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम द्वारा इसे आयोजित किया गया है। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 से अधिक प्रतिभागियों की विशेषता, जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों की दक्षता और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाना है। तो यदि बात करें इस दिव्य कला मेले का, तो देखिए भारत जो है वो गढ़ है कई सारी संस्कृतियों का, कई सारी कलाओं का। ठीक है, भारत में एक से एक बढ़कर कई सारे कलाकार हैं, कारीगर हैं। तो जो कारीगर दिव्यांग हैं, जो शारीरिक रूप से बाकियों के मुकाबले उतने सक्षम नहीं है, उनकी जो कला है उस कला को मान्यता देने के लिए, साथ ही साथ उस कला को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करने के लिए दिव्य कला मेला आयोजित किया जाता है। अब यहाँ पे जो मुख्य चीज है जो कि हमें देखनी है वो ये है कि ये आयोजित किसके द्वारा किया जाता है। पहला, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पहला। दूसरा, राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम। ये दोनों मिलकर इस मेले को आयोजित करते हैं। इस बार जो मेला आयोजित किया गया है वो कौन सा संस्करण है? वो 22वां संस्करण है। किस जगह पे आयोजित किया गया है? इंडिया गेट, नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। किसने इसका उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। अब देखा जाए इसमें कितने सारे प्रतिभागी थे, तो देखिए 100 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें आप कह सकते हैं हिस्सा लिया है, जो कि 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वास्ता रखते हैं, वहां से आते हैं। इनकी विशेषताएं हैं और इस मेले का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनकी दक्षता यानी उनके देखने पे, नजरिए पे, और साथ ही साथ उनकी जो आर्थिक स्वतंत्रता है उसे बढ़ाने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं राज्य समाचारों के बारे में। स्टेट न्यूज। रतापानी भारत का 57वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के रतापानी वन्य जीव अभयारण्य को भारत का 57वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। यह घोषणा भारत की अपनी बाघ जनसंख्या की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। भारत में वैश्विक जंगली बाघों की जनसंख्या का 70% से अधिक हिस्सा है। इन अभयारण्यों का निर्माण बाघ संरक्षण प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि बाघ जो है उनका भारत में एक मुख्य स्थान है, वन्य जीवों में खासकर। ठीक है, लेकिन आजादी से पहले और आजादी के बाद भी कुछ समय तक जो बाघ थे उनका लगातार शिकार होता था। ठीक है, जिसकी वजह से जो बाघों की जनसंख्या थी भारत में वो निरंतर कम होती जा रही थी और उनको बचाने के प्रयास करने के लिए 1971 में टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट आता है, या प्रोजेक्ट टाइगर भी आप उसे कह सकते हैं, वो आता है। उस एक्ट के पश्चात कई सारे वन्य जीव अभयारण्य और कई सारे राष्ट्रीय उद्यानों का देश भर में स्थापन किया गया। उसी में से, या कहें उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए रतापानी जो है अब उससे भारत का 57वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। इस घोषणा में आप कह सकते हैं कि भारत ने प्रतिबद्धता दिखाई है अपनी बाघ की जनसंख्या की रक्षा के लिए, क्योंकि इन बाघ अभयारण्यों में बाघों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं ताकि उनकी जो जनसंख्या है उसे ना सिर्फ संरक्षित किया जा सके बल्कि उसे बढ़ाया भी जा सके। भारत में वैश्विक जंगली बाघों की जनसंख्या का 70% से अधिक हिस्सा है, यानी आप देख सकते हैं कि ये जो संख्या है ये एक मुख्य संख्या है अपने आप में। इन अभयारण्यों का निर्माण बाघ संरक्षण प्रयासों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो राज्य समाचारों में ही एक और समाचार है कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए 2100 मासिक सहायता की घोषणा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की। योजना पात्र महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता को 1000 से बढ़ाकर 2100 प्रति माह करने का वादा करती है।
योजना के लिए पंजीकरण 13 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, विशेष रूप से 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की उन महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करना है जो कर नहीं देती हैं या सरकारी पेंशन प्राप्त नहीं करती। तो देखिए, भारत में आजादी के बाद से कई तरह की नई नई पहलें चलाई गई महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, जिसमें उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण शामिल था। उसी पहल में दिल्ली सरकार ने भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए एक पहल चलाई थी, जिसमें उन्होंने योजना पात्र के तहत 1000 रुपए मासिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की थी। अब इसी मासिक सहायता को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इसके लिए महिलाओं को पंजीकरण करना होगा, जो कि 13 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुका है। इस पहल का उद्देश्य किन महिलाओं के लिए है? उन महिलाओं के लिए जो कि 18 वर्ष की हैं या उससे अधिक आयु की हैं, जो कि सरकार को कर नहीं देती हैं और साथ ही साथ सरकारी पेंशन प्राप्त नहीं कर पाती। तो इन महिलाओं को मुख्य तौर पे आप कह सकते हैं साधा गया है इस योजना के तहत। वहीं पे राज्य सरकार में राज्य न्यूज में आगे बढ़ते हैं तो देखिए, उत्तर प्रदेश गाय के दूध के उत्पादन में भारत का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गाय के दूध के उत्पादन में अग्रणी बनने के लिए तैयार है। स्वदेशी गाय नस्लों को बढ़ावा देने और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। बुनियादी ढांचे के विकास जैसे कि पशु चिकित्सा कॉलेज इन पहलों का समर्थन करते हैं। राज्य का गौ संरक्षण और कल्याण पर ध्यान उसके डेयरी उद्योग को बदल रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की, जहां पे ग्रामीण संख्या बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है, तो ऐसे में जो डेयरी उद्योग है वो एक बहुत बड़ा उद्योग बन जाता है कई सारे घरों की आय के लिए। ठीक है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो हालिया सरकार है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उन्होंने एक योजना के तहत ये कहा है कि अब उत्तर प्रदेश गाय के दूध के उत्पादन को इस हद तक बढ़ाने के लिए तैयार है कि वो भारत का नेतृत्व कर सके। इसी के लिए पशु चिकित्सा कॉलेजों का भी काफी बड़ा योगदान इस योजना में रहेगा। गौ संरक्षण और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करके डेयरी उद्योग को बदला जा सकता है। अब हम बात करते हैं बैंकिंग और वित्तीय समाचारों के बारे में, यानी बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज के बारे में। तो एडीबी ने भारत में हरित बुनियादी ढांचे और सोलर रूफटॉप्स के लिए 500 मिलियन का अनुदान किया। तो देखिए, एडीबी है जिसका मतलब है एशियाई विकास बैंक। इसने हाल ही में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार का समर्थन करने के लिए 500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ऋण का उद्देश्य जलवायु लचीला बुनियादी ढांचा बनाना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। यह पहल भारत को उसके सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए एडीबी की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। यह भारत की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को दूर करने के लिए दीर्घकालिक समाधान प्रदान करेगा। तो देखिए, यदि बात करें इस बारे में, तो भारत ने आज से कुछ सालों पहले सोलर रूफटॉप्स का प्रस्ताव पेश किया था। वहीं पे भारत का जो एक शहर है गुड़गांव, जो कि भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है, जिसे आप गुरुग्राम के नाम से भी जानते हैं, शहर को गुड़गांव गुरुग्राम एक ही बात है, वहां पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी स्थापित किया था। भारत और फ्रांस इन दोनों ने मिलकर इसको खोजा था और इसको स्थापित किया था, जिसके तहत भारत की एक योजना है कि अगर हम ऊर्जा उत्पादन को, जो हमारे पास तरीके हैं पुराने तरीके जिसमें हम कोयला जलाते हैं या फिर हम हाइड्रो पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो इन तरीकों को हम क्यों ना सोलर रूफटॉप्स के जरिए बदल दें। क्योंकि देखिए, जब हम कोयला को जला के बिजली उत्पादन करते हैं या ऊर्जा उत्पादन करते हैं, तो ऐसे में जो हमारा वातावरण है उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रदूषित तत्व मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका वातावरण है वो काफी हद तक प्रदूषित हो जाता है। तो यदि हम बात करें सतत विकास की, यानी कि हम विकास भी करते रहें और अपने पर्यावरण को भी संरक्षण कर सकें, तो ऐसे में सोलर रूफटॉप्स जो है वो एक दूसरा बेहतर तरीका हो सकता है
कोयला जलाने के अनुरूप में। तो इसीलिए भारत जो है इस पहल को काफी जोरों शोरों से आगे बढ़ा रहा है और इसी में एशियाई विकास बैंक ने भारत को 500 मिलियन का अनुदान किया है ताकि भारत इस पहल में और आगे बढ़ सके, जो कि एडीबी की प्राकृतिक और भारत के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं पे दूसरी खबर जो है वो ये है कि भारत की खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में 5.48% पर आ गई है। तो देखिए, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में 6.21% से घटकर नवंबर में 5.48% हो गई। गिरावट का कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी, विशेष रूप से सब्जियों की कीमतों में कमी है। इस बदलाव ने मुद्रास्फीति को भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य सीमा के भीतर वापस ला दिया है। 2025 की शुरुआत में संभावित दर कटौती की उम्मीदें हैं, बावजूद इसके कि मुख्य मुद्रास्फीति और अस्थिर खाद्य कीमतों को लेकर चिंताएं हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें मुद्रास्फीति की, तो ये एक महत्वपूर्ण अंग है भारत की मुद्रा नीति की। ठीक है, मुद्रास्फीति जो है वो कुछ हद तक आर्थिक स्थितियों में रहनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मंदी आ जाएगी और मंदी जो है वो बाजार और लोगों की, आप कह सकते हैं, रोजगारों के लिए सही नहीं होती है। तो ऐसे में जो भारत का रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से पुकारते हैं, वो कई बार मुद्रा नीति बनाते समय एक लक्ष्य निर्धारित कर देता है कि हमें इतनी मुद्रास्फीति कुछ भी करके नियंत्रित रखनी है। तो ऐसे में क्या हुआ था कि अक्टूबर में जहां हमने लक्ष्य 6% मुद्रास्फीति का रखा था, वहीं पे जो आपकी असल मुद्रास्फीति थी वो 6.21% पहुंच गई थी, यानी लक्ष्य से ऊपर चली गई थी, महंगाई बढ़ गई थी। वहीं पे नवंबर में इसको घटकर ये अब 5.48% हो गई है, यानी 6.00% के भीतर है। अगर हम बात करें कि इसमें गिरावट का कारण क्या था, तो जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी कीमतों में कमी आई है, विशेष रूप से सब्जियों की कीमतों में भी कमी आई है। ठीक है, हालांकि 2025 की शुरुआत में संभावित दर कटौती की उम्मीदें हमने करी हैं, लेकिन इसके बाद भी मुख्य मुद्रास्फीति और अस्थिर खाद्य कीमतों की चिंताओं अभी भी बरकरार है। वहीं पे दूसरी खबर देखते हैं कि औद्योगिक उत्पादन वृद्धि अक्टूबर 2024 में 3.5% तक धीमी हुई। भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि अक्टूबर 2024 में 3.5% तक धीमी हो गई है। यह पिछले साल इसी महीने में दर्ज 11.9% से तेज गिरावट है। अक्टूबर 2024 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 139.9 पर था, जो अक्टूबर में 144.9 से बढ़कर है। मंदी खनन, बिजली और विनिर्माण क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन के कारण हुई है। तो देखिए, अभी हाल ही में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि का जो सूचकांक हमने प्रकाशित किया था, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो भारत की जो औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर है वो अक्टूबर में लगभग 3.5% से कम हो गई है और गिरावट जो है वो 11.9% तक दर्ज की गई है। इनका कारण क्या था? मंदी खनन, बिजली और विनिर्माण क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन के कारण। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करें रक्षा समाचारों के बारे में, डिफेंस न्यूज के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रपति मुर्मू ने नेपाल सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया। समारोह राष्ट्रपति भवन में हुआ, जो भारत और नेपाल के बीच गहरे सैन्य संबंधों को दर्शाता है। यह परस्पर सम्मान की परंपरा 1950 से चली आ रही है। यह कार्यक्रम रक्षा सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता पर जोर देता है। तो यदि हम अब बात करें इस खबर के बारे में, तो देखिए, भारत और नेपाल जो है वो आज से नहीं, ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे जुड़े हुए हैं। व्यापार के माध्यम से भी जुड़े थे और हम बात करें धर्म के माध्यम से भी, तो भी भारत और नेपाल काफी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाल ही में चाइना की कुछ हरकतों की वजह से भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास आई थी, लेकिन
वापस से दोनों देश जो हैं अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। तो 1950 से जो परंपरा चली आ रही है उसी को निभाते हुए अभी नेपाली सेना के जो प्रमुख हैं जिनका नाम है जनरल अशोक राज सिंहदेल, वो भारत के दौरे पे आए हुए हैं। वहीं पे द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, उन्हें मानद जनरल की उपाधि से भी सम्मानित किया है। नेपाल जो है वो ना सिर्फ भारत को एक सुरक्षा प्रदान करता है चाइना की सेना को दूर रखते हुए, बल्कि भारत के कई सारे परिवारों की शादियां भी नेपाल में हुई हैं, कई सारे नेपाली लोगों का व्यापार भी भारत में है। तो आर्थिक और रक्षा दोनों के नजरिए से और साथ के साथ सामाजिक नजरिए से भी नेपाल और भारत एक दूसरे के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अब हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज के बारे में, तो देखिए भारत 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगा। भारत 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। देश का लक्ष्य 2024 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर उतारना भी है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस रोड मैप का अनावरण किया। यह पहल वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और नेतृत्व के लिए भारत की खोज पर जोर देती है। तो देखिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इस एजेंसी से अभी हाल ही के कई सालों में कई सारे महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किए हैं और इसी से हौसलावर्धक होते हुए हमने 2035 का एक लक्ष्य रखा है कि 2035 तक हम अपना खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेंगे। इसी के साथ जो हमारा दूसरा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो ये है कि 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पे उतारा भी जाएगा। इन दोनों योजनाओं को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए जो रोड मैप का अनावरण किया है वो किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने, जो कि राज्य मंत्री हैं केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष के। ठीक है, यह पहल वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत को आत्मनिर्भरता को कायम रखने में और साथ ही भारत की अंतरिक्ष के प्रति कई सारी खोज पर जोर देने के लिए भी है। अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण दिनों की खबरों के बारे में, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 2024 शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है। यह वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में तटस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर देता है। इस दिन का उद्देश्य अंतर सरकारी संबंधों में तटस्थता के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। यह वैश्विक स्थिरता और सामंजस्य को मजबूत करने में भी योगदान देता है। अब हम बात करें बुक्स एंड ऑथर्स की खबरों के बारे में, तो डॉक्टर दिनेश सहारा ने दलाई लामा के सुख के रहस्य का अनावरण किया। डॉक्टर दिनेश सहारा ने 12 दिसंबर 2024 को अपनी पुस्तक दलाई लामा का सुख का रहस्य इसका विमोचन किया। घटना धर्मशाला में तिब्बती कार्य और अभिलेखागार पुस्तकालय में हुई। पुस्तक में परम पावन दलाई लामा की शिक्षाओं और शांति और खुशी को बढ़ावा देने में उनके प्रभाव को उजागर किया गया है। विद्वान, गणमान्य व्यक्ति और सांस्कृतिक प्रतिनिधि तिब्बती संस्कृति और आध्यात्मिकता का जश्न मनाने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अब हम बात करें समिट और कॉन्फ्रेंस न्यूज के बारे में, यानी सम्मेलन और शिखर सम्मेलन की खबरों के बारे में, तो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस देहरादून में शुरू हुआ है। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो देहरादून में उद्घाटित हुए। कार्यक्रम का मुख्य विषय डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण है। प्रख्यात व्यक्तित्व जिसमें केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी शामिल थे, उपस्थित रहे। आयुर्वेद को आधुनिक तकनीकी नवाचारों के साथ एकीकृत करके वैश्विक स्वास्थ्य सेवा वितरण को पुनर्भाषित करने इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। अब हम बात करें अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस के बारे में। ट्रम्प टाइम्स के पर्सन ऑफ द ईयर बने। टाइम्स मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को 2024 के लिए अपने पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। यह दूसरी बार है जब ट्रंप को यह प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त हुई है। निर्णय ट्रंप के महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव और उनके ऐतिहासिक वापसी को उजागर करता है। ट्रंप की 5 नवंबर के चुनाव में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर जीत ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद को नया रूप दिया। इसी के साथ भारतीय फिल्म द कुंभया स्टोरी ने टीवीई ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड जीता। भारतीय फिल्म द कुंभया स्टोरी ने 13वें टीवीई ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स में समाज को बदलने वाली शॉर्ट फिल्म श्रेणी में जीत हासिल की।
यह कार्यक्रम लंदन के प्रतिष्ठित बाफ्टा स्थल पर आयोजित किया गया था। भारत की स्थिरता केंद्रित कहानी कहने बढ़ते प्रभाव को पुरस्कार रेखांकित करता है। पुरस्कार उन शक्तिशाली कथाओं का उत्सव मनाते हैं जो एक स्थायी भविष्य के लिए समाधान प्रेरित करती है। वहीं पे आगे बढ़ते हुए अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन खबरों को देखें तो भवेश जैन ट्रांस यूनियन सिब्बल के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए। भवेश जैन को ट्रांस यूनियन सिब्बल का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। उन्होंने राजेश कुमार का स्थान लिया, जिन्हें 5 साल के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया। जैन पिछले वर्षों से ट्रांस यूनियन सिब्बल में मुख्य राजस्व अधिकारी रहे हैं। उनकी नियुक्ति कंपनी के भारत में वित्तीय समावेशन और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाती है। तो इसी के साथ हमने कर लिया है इन खबरों को समाप्त। आप सभी से निवेदन है कि चीजों को एक बार मुख्य तौर पे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।